जरा सोचिए, एक जहाज एयरपोर्ट से टेक ऑफ करे और कुछ देर बाद ही वो क्रैश हो जाए। रेस्क्यू टीम डरी सहमी सी जब वहां पहुंचे तो सब के सब पैसेंजर्स गायब मिले। तो क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है जहां हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा प्लेन रनवे से महज कुछ किलोमीटर दूर पर ही क्रैश हो जाता है। उस समय उस प्लेन में 110 पैसेंजर्स मौजूद थे, जिसमें से सभी की मौत हो जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि रेस्क्यू टीम को भी उसमें से एक भी पैसेंजर्स की डेड बॉडी नहीं मिली। तो आखिर कहाँ गए सभी लोग? कैसे हुआ यह प्लेन क्रैश? और रेस्क्यू टीम इतनी डरी हुई क्यों थी? जानने के लिए आज से 28 साल पीछे चलते हैं। तारीख थी 11 मई 1996। अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट के मायामी एयरपोर्ट से दोपहर 2 बजे फ्लाइट टेक ऑफ करती है, जिसका नंबर था 592 और मॉडल मैकडोनल्ड डगलस DC 9.80। 2 इंजन वाला यह जहाज एक साथ 135 लोगों को ले जा सकता था। करीब 28 साल पहले से यह प्लेन उड़ान भर रहा था, जिसकी हालत अब खस्ता हो चुकी थी। इसे चलाने वाली कंपनी का नाम था वैल्यू जेट, जो महज 4 साल पहले ही शुरू हुई थी। वो देखते ही देखते फेमस हो गई और अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगी। इसका कारण था सस्ता किराया। ऐसी खस्ता हालत के बाद भी हमेशा की तरह उस दिन भी फ्लाइट में पैसेंजर्स भरे हुए थे। पैसेंजर्स और क्रू मेंबर को मिलाकर प्लेन में टोटल 110 लोग थे। फ्लाइट में 2 पायलट थे, जिन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी था और उन्हें वैल्यू जेट प्लेन की खस्ता हालत की आदत भी हो चुकी थी। कैसे खस्ता हालत के साथ प्लेन ने 2:03 पर टेक ऑफ किया। प्लेन की तरह घड़ी की भी सुई अपनी स्पीड से चल रही थी और अगले 10 मिनट तक फ्लाइट अच्छे से आसमान में अच्छे से उड़ती रही। लेकिन 2:13 पर पायलट क्यूबेक को एक जोर की आवाज आती है। उन्होंने पहले ऑफिसर रेजन की तरफ देखा। रेजन के चेहरे पर डर की लकीरें थी, लेकिन दोनों को कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर ये आवाज कहां से आई और क्या हुआ है। जब इससे पहले कि कोई समझ पाता कि अचानक से सभी वार्निंग लाइट्स जलने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी पायलट क्यूबेक जोर से चिल्लाए, हम कंट्रोल खो रहे हैं। अगर जान बचानी है तो हमें तुरंत मायामी एयरपोर्ट लौटना होगा। दोनों बुरी तरह से घबराए हुए थे। माथे पर पसीना था। पीछे केबिन की तस्वीरें भी भयानक थी, जिन्हें देखकर किसी का भी दिमाग काम करना बंद कर दे। दरअसल कार्गो होल्ड में आग लग गई थी और धुएं पूरे प्लेन में भर रहा था। लोग आग आग चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन प्लेन हवा में था और यहाँ से बचकर भागने का कोई सवाल ही नहीं उठता। फ्लाइट में चीख पुकार मची हुई थी। एक फ्लाइट अटेंडेंट ने इंटरफोन के जरिए पायलट को इन्फॉर्म करने की कोशिश की। वह काफी देर तक इंटरफोन पर चिल्लाती रही कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, कोई सांस नहीं ले पा रहा है, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आया। जब सारी कोशिश बेकार रही तो आखिर में उसने कॉकपिट का दरवाजा खोला ताकि पायलट को बता सके कि पीछे क्या हालत है। हालांकि ऐसा करना रूल्स के अगेंस्ट है, लेकिन उस समय उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था। महज कुछ सेकंडों के बाद वह दरवाजा खोलकर चिल्लाई और कहा, सब तरफ आग है। यह कहकर उसने कॉकपिट का दरवाजा फिर से बंद कर दिया। पायलट ने इमीडिएटली कंट्रोलर को बताया कि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, वो मायामी एयरपोर्ट पर लौट रहे हैं। वही सामने से कंट्रोलर ने ग्रीन सिग्नल देते हुए कहा कि एयरपोर्ट पर फायर ट्रक और एम्बुलेंस पहुंच रही है। बस आप किसी तरह रनवे पर लैंड कराने की कोशिश करें। लेकिन समय कम है और मुश्किलें ज़्यादा, और इसके 15 सेकंड बाद ही कंट्रोलर को प्लेन से आवाज़ आना बंद हो गया। रडार के अकॉर्डिंग अगले 1.5 मिनट तक प्लेन हवा में उड़ता रहा और फिर अचानक गायब हो गया। असल में आग के कारण प्लेन का कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका था और अब वह 12,000 फीट प्रति मिनट की स्पीड से नीचे गिरने लगा।
लेकिन करीब 900 फीट की ऊंचाई पर अचानक लगा कि कोई चमत्कार हुआ है। प्लेन अपने आप ही हवा में सीधा हो गया। वह इस समय रनवे की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। एकदम उम्मीद जगी कि शायद अब जान बच सकती है। लगा कि अब प्लेन लैंड करा जाएगा, लेकिन ये आशा महज कुछ सेकेंड की ही थी। कुछ सेकेंड स्टेबल रहने के बाद उसने नॉर्थ की तरफ नीचे की ओर डाइव लगाया और जमीन से जा टकराया। प्लेन एयरपोर्ट से कुछ ही किलोमीटर दूर पर क्रैश हो गया। एयरपोर्ट के पास होने की वजह से रेस्क्यू टीम जल्द ही फ्लाइट के पास पहुंच जाती है। डरते हुए एक कदम आगे बढ़ाई, लेकिन वहां उन्हें प्लेन का कोई भी नामो निशान दिखाई नहीं दिया। लेकिन दिखाई देता भी कैसे? प्लेन जहां गिरा था वो एक विशाल दलदल था, और जो इस इलाके में प्लेन क्रैश हुआ था उस जगह का नाम था एवरग्लेड्स, जो अमेरिका की साउथर्न हिस्से में बसा है। और यहाँ जमीन पर एक बड़ा भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। बारिश के मौसम में ये इलाका एक विशाल नदी का रूप ले लेता है, और गर्मी में ये दलदल का रेस्क्यू टीम के लिए लोगों को बचाना तो दूर की बात थी, यहाँ तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल था। हालांकि बड़ी मुश्किल से डेटा रिकॉर्डर की मदद से फ्लाइट को तो ढूंढ लिया गया, लेकिन उसमें बैठे लोगों को कभी भी ढूंढा नहीं जा सका। प्लेन में पैसेंजर्स के बजाय मगरमच्छ और हजारों सांपों से भरा हुआ था। तो क्या हुआ उन 110 पैसेंजर्स का? कहाँ गए सबके सब? इन सब सवालों के साथ हफ्तों तक ऑपरेशन चलता रहा। इतने दिनों की खोज के बाद रेस्क्यू टीम के हाथ लगा तो बस इंसानी जबड़े का एक हिस्सा, एक टूटा दांत और कुछ मांस के चिथड़े। परिवार वाले इंतजार करते रह गए, और प्लेन क्रैश में मरे एक भी आदमी की डेड बॉडी तक नहीं मिल पाई। इस भयानक हादसे के बाद हर बार की तरह फॉर्मेलिटीज शुरू हो गई कि प्लेन में आग कैसे लगी, गलती किसकी थी, प्लेन क्रैश हुआ कैसे। ये सब सवाल हमारे दिमाग में भी थे, और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि जो ऑक्सीजन जीने के लिए जरूरी है वही ऑक्सीजन 110 लोगों की मौत की वजह बन चुकी थी। असल में ये ऑक्सीजन जनरेटर थे जो उस दिन कार्गो कंपार्टमेंट में रखे हुए थे। जैसे कि ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये जनरेटर ऑक्सीजन पैदा करने के लिए यूज होते हैं। इसके अंदर सोडियम क्लोरेट नाम का केमिकल भरा होता है, जो एक हल्के चार्ज से चिंगारी दी जाती है। इसके बाद रिएक्शन शुरू हो जाता है और सोडियम क्लोरेट सोडियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। यहाँ से ऑक्सीजन की एक नली के जरिए प्लेन में लगे ऑक्सीजन मास्क तक पहुँचती है। ये जनरेटर प्लेन की छत में एक कंपार्टमेंट में लगे होते हैं। ऐसे में यहाँ पर यह सवाल उठता है कि इस प्लेन में इन्हें कार्गो कंपार्टमेंट में ही क्यों रखा गया था, जबकि रूल्स के अकॉर्डिंग कार्गो में एक लाइटर रखने तक की इजाजत नहीं होती। तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया गया? दरअसल इस कंपनी से एक बड़ी गलती हुई थी। ऑक्सीजन जनरेटर को कागजों और बबल रैप से भरे बॉक्स में रखा गया, जिसमें ऊपर लिखा हुआ था ऑक्सीजन कैनिस्टर। इसके अलावा यह भी मेंशन था कि कैनिस्टर खाली है, लेकिन असल में वो केमिकल से भरे हुए जनरेटर था, जिसमें सेफ्टी कैप तक नहीं लगी थी। सारे कारनामे पैसे बचाने के चक्कर में हुए थे। दरअसल उस दिन जब जहाज अपनी दूसरी उड़ान पर था, तो बीच में ही उसका पायलट एड्रेस सिस्टम, यानी वो सिस्टम जिसके जरिए फ्लाइट में घोषणा की जाती है, वो भी खराब हो गया था। फ्लाइट अटेंडेंट को घोषणा करने के लिए मेगाफोन का यूज करना पड़ा था। वही 2 दिन से इस प्लेन का ऑटो पायलट मोड भी खराब हो गया था। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सिस्टम में हुए फॉल्ट को भी टेक ऑफ से ठीक पहले ठीक किया गया था। कुल मिलाकर कंपनी पैसे के चक्कर में सिक्योरिटी से समझौता कर रही थी। वैल्यूजेट कंपनी ने अपने फ्लाइट की मैनेजमेंट का काम एक दूसरी कंपनी को दे रखा था। उनको पैसा कम मिलता था, तो वो अपनी मनमौजी से काम चला रही थी। पहले इस लापरवाही का रिजल्ट छोटे मोटे टेक्निकल फॉल्ट में देखने को मिलता था, और इससे 1 साल पहले यानी 1995 में वैल्यूजेट के एक प्लेन में अचानक आग लग गई थी। लेकिन इस बार की लापरवाही
110 लोगों की मौत का कारण बन गई। उसके बाद बगल में रखे रबर के टायरों में भी आग पकड़ ली। देखते ही देखते पूरी कार्गो में आग फैल गई। आग की वजह से प्लेन का इलेक्ट्रिकल सिस्टम और बाकी कंट्रोल्स खराब हो गया। हालात ऐसे हो गए थे कि पायलट के हाथ से कंट्रोल खो गया और प्लेन सीधा जाकर मगरमच्छों से बड़े दलदल में जा गिरा। जब इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन की गई तो 3 इंस्टीट्यूशंस को इस एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया। वैल्यूजेट कंपनी जिसका प्लेन था, सेबरेटर कंपनी जो जहाज की मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, और FAA फेडरल एविएशन एजेंसी यानी यूएस मिलिट्री ऑफ सिविल एविएशन। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पैनल ने FAA को कुछ सजेशन दिए जिसमें कार्गो में धुआं डिटेक्ट और आग बुझाने वाला सिस्टम लगाने की बात कही गई, लेकिन FAA ने सुझावों को यह कहकर रिजेक्ट कर दिए कि इससे फ्लाइट का खर्चा बढ़ेगा और जो इसका बोझ कस्टमर पर पड़ेगा। इसके बाद साल 1997 में कोर्ट ने मेंटेनेंस कंपनी के 3 लोगों को दोषी करार दिया और कंपनी पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा वैल्यूजेट कंपनी को भी ग्राउंड कर दिया गया। हालांकि कुछ समय बाद कंपनी को दोबारा उड़ान की परमिशन मिल गई, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद लोगों की नज़रों में यह कंपनी की इमेज खराब हो चुकी थी और लोगों ने इसे बायकॉट ही कर दिया, जिससे कंपनी घाटे में चली गई और बाद में वैल्यूजेट को एक दूसरी जहाज कंपनी खरीदनी पड़ी। ये केस इसलिए भी काफ़ी चर्चे में रहा क्योंकि इस केस का एक मैकेनिक 27 सालों से फरार है, जिसे इस हादसे का दोषी माना गया था। उस पर FBI ने 8 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं यह वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं ऐसी ही एक अलग कहानी के साथ अगली वीडियो में।